दंगल की दिल्ली विधानसभा की 70 सीटें जहां इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और करीब करीब 1 घंटा बीत चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम को 6 बजे तक दिल्ली के मतदाता घरों से बाहर निकलकर 699 प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में आज कैद करेंगे। आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दलों की ओर से पूरा जोर लगाया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित, अलका लांबा जिन्होंने वोट डाल दिया है, बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सचदेवा ने भी वोट डाला है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली का दंगल। लेकिन मंगल किसका होगा, ये 8 फरवरी को पता चलेगा कि क्या बीजेपी दिल्ली में इतिहास रचेगी, वनवास खत्म करेगी। आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत एक बार फिर से 2 चुनावों की तरह दर्ज करने जा रही है। और या कांग्रेस जिस पर नजरें हैं सभी की, क्या इस बार उस पार्टी का खाता खुल पाएगा? तो दिल्ली में किसकी बयार है और किसका बेड़ा पार होगा, ये देखने वाली बात होगी। लगातार तमाम राजनीतिक दलों ने जिस तरह से ताकत झोंकी है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि इस बार बीजेपी भी एक अलग रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी का ये प्लान इस बार कितना कारगर साबित होता है भारतीय जनता पार्टी के वनवास को खत्म करने के लिए। दूसरी ओर आप देखिए, कांग्रेस भी इस बार टकटकी लगाए बैठी है कि शायद इस बार के चुनाव में कांग्रेस का भी खाता दिल्ली में खुल जाए। तो अब आप देखिए 70 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। जनता किसे आशीर्वाद देगी ये तो 8 तारीख बताएगी, लेकिन फिलहाल मतदान का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित हो, अलका लांबा हो या फिर बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सचदेवा हो, ये सभी चेहरे लगातार आप देखिए चुनावी मैदान में तो आपको नजर आए प्रचार करते, लेकिन मतदान भी कर चुके हैं। भाजपा की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। अच्छा, ये बताइए कि लंबे दशक से जो है वो दिल्ली में बीजेपी नहीं स्थापित हो रही है, क्या लग रहा है कि इस बार बढ़ेगा और पूर्ण बहुमत से पूर्ण बहुमत से नहीं, 50 से अधिक सीटों पर भाजपा जीतेगी। लंबा प्रचार प्रसार रहा, जोर शोर से इस बार प्रचार चला, क्या रहा कि इस बार क्या मुद्दा रहा खासकर केजरीवाल? मुद्दा कुशासन, धोखाधड़ी, झूठ, फरेब और दिल्ली बेहाल। 10 साल दिल्ली बेहाल, और लोग अब दिल्ली मोदी जी को सौंपना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। एक छोटा सा आखिरी सवाल है, कल कालका जी से जहां से आसिफी लड़ रही है चुनाव, वहां पर लाखों कैश पकड़े गए। ये तो देखिए केजरीवाल चुप है, वो इसको बताएं। ये नैतिकता की दुहाई देने वाले ये अनैतिकता के जो रास्ते पर चले हैं, ये क्या है? एक केजरीवाल आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि देखिए पुलिस जो है वो गुंडे के रूप में काम कर रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता है वो गुंडे के रूप में काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति चल रही है। अब लोग समझ गए हैं कि ये इसी तरह झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। बिल्कुल। तो ये विजेंद्र गुप्ता थे, ये रोहिणी विधानसभा में अभी वोट करने के लिए आए थे। वोट करके सपरिवार के साथ, और इन्होंने दावा किया कि पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में भाजपा इस बार लौट रही है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो 1993 का वो साल था जब आपने देखा होगा कि बीजेपी ने सरकार यहां पर बनाई थी, लेकिन उस 5 साल के कार्यकाल में ही बीजेपी को 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए थे और उसके बाद से ही बीजेपी यहां पर वनवास झेल रही है। लेकिन क्या इस बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी? दिल्ली के इस रण में क्या होगा ये हम देखेंगे। फिलहाल 3 हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित चौधरी, अभय शर्मा, इसके साथ ही कृष्णा त्यागी। सबसे पहले अमित, आपके पास ही आते हुए, कहां पर आप मौजूद हैं? रोहिणी में शायद आप इस वक्त मौजूद हैं, और क्या दिखाई दे रहा है? 1 घंटे का समय बीत चुका है, 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया, लेकिन 8 बजे तक किस तरह की तस्वीर? बिल्कुल, देखिए 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और अभी विजेंद्र गुप्ता यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए थे। देखिए परंपरागत सीट बीजेपी की रही है, ये इस समय भी ये सीट बीजेपी के पास ही थी जिस समय आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही थी। अभी जैसे विजेंद्र गुप्ता से हमने बात किया तो विजेंद्र गुप्ता ने सीधे तौर पर दावा किया कि देखिए पूरी तरीके से इस बार पूर्ण बहुमत से जो बीजेपी 2 दशक से सत्ता से बाहर है, खासकर दिल्ली में, यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। चूंकि जो सीधे तौर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी
पार्टी पर आरोप लगाया कि जो उनके खोखले वादे और झूठी सरकार, इससे अब जनता जान चुकी है और पूरी तरीके से इस बार मोदी पर वो लोग भरोसा जताए हैं और पूर्ण बहुमत 50+ सीट हम लोग जीत रहे हैं और सरकार जो है वो बनाएंगे। लेकिन ये जो रोहिणी विधानसभा आता है, यहाँ पर देखिए कि जो अपर मिडिल क्लास होता है उसका तबका यहाँ पर अधिक है और यही कारण रहता है कि यहाँ पर जो है वो बीजेपी का दबदबा बना रहता है। उससे सबसे अहम ये हो जाता है कि जो इस बार के बजट में 12 लाख तक इनकम वाले लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, ये कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा रहा है। और जो सबसे अहम मुद्दा विजेंद्र गुप्ता ने बताया, उन्होंने यही बताया कि भ्रष्टाचार एक सबसे अहम मुद्दा इस चुनाव में रहा है। बिल्कुल अमित, और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मुद्दे तो कई रहे, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार जनता किनकी बातों पर विश्वास करती है, क्योंकि 3 राजनीतिक दल थे, वादे दावे तीनों ने ही मिलकर किए हैं। यहाँ अब हमारे साथ कृष्णा त्यागी भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कृष्णा, अभी आप कहां पर हैं और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, क्या लोगों में उत्साह है इस बार मतदान को लेकर? बिल्कुल शिवांगी, बात करें दिल्ली विधानसभा की, में इस समय मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी की बात करें तो प्रवेश वर्मा को यहाँ पर साहिब शर्मा जी के जो बेटे हैं उन्हें उतारा है और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हुआ है, लगातार लोग मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। युवाओं में काफ़ी जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है और लगातार जिस तरह से ये सीट की बात करें तो इस सीट में बहुत चर्चित लोग, यहाँ इस सीट में बहुत चर्चित सीट मानी जा रही है। और यहाँ वोटरों की बात करें तो ये विधानसभा की सबसे कम वोटरों की सीट भी है और लेकिन सबसे चर्चित सीट बताई जाती है। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल यहाँ पर वोट करेंगे, इसके बाद 8:30 बजे मनीष सिसोदिया यहाँ पर वोट करने आएंगे। तो लगातार ये बड़ी हॉट सीट बताई जा रही है। इस बार जो लोगों के जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी सामने आ रहा है। कई लोग अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी करते आ रहे हैं, तो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो लोगों से बातचीत की तो शिवांगी, जिस तरह से लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें तो उनके तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के खुद आरोप लगे। इसके अलावा जो उन्होंने जो वायदे किए, उन्होंने जो जनता के लिए काम किए, उससे भी लोगों में काफ़ी निराशा हासिल हुई है। लोग उनकी कार्यों से ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दिए। तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी पर भी लोग अपना विश्वास जताने में जुटे हुए हैं। यहाँ इस बार दिल्ली की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की साफ टक्कर देखी जा रही है। 8 तारीख में शिवांगी ये देखने वाली बात होगी जनता किसे आशीर्वाद देगी, क्या रहेगा फैसला, तमाम चीजें ये सामने रहेंगी। लेकिन यहाँ की बात करें जिस तरह से जो चुनाव का यहाँ आज रण है, चुनाव कृष्णा देखिए, ये जो सीट है वो इस लिहाज से भी रोचक हो चुकी है क्योंकि यहाँ जो 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, एक तरफ है पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ हैं 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे। तो यहाँ इस लिहाज से भी तमाम राजनीतिक दलों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। लेकिन सीधे अब अभय का रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अभय, बताइए जरा, किस सीट पर मौजूद हैं, किस विधानसभा क्षेत्र पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें अभी तक निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल, नई दिल्ली की राजा बाजार बूथ है और यहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समय समय पर जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर राउंड लगा रही है और करीब 200 मीटर दूर यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है और वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। उनको व्हील चेयर के माध्यम से यहाँ लाया जा रहा है और किसी भी तरह की मतदाता को प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। खास बात इस सीट की, जो हम नई दिल्ली विधानसभा की सीट की करेंगे, तो करीब 27 साल से यहाँ से बीजेपी सत्ता से बाहर है। तो इस समय देख सकते हैं कि पूरी जोर लगा रही है कि किस तरह से वो दिल्ली की गद्दी पर दोबारा से विराजमान हो जाए। वहीं इस सीट पर अरविंद केजरीवाल और साथ में हम बात करें जो पूर्व शीला दीक्षित मुख्यमंत्री यहाँ की रही हैं, उनके बेटे भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मुकाबला तीनों में, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर देखा जाए यहाँ के जो मुद्दे हैं, क्योंकि जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी हैं। तो उनको देखते हुए भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब क्या ये लोग मन बनाएंगे कि किस तरह का किस
तरफ रुख करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है, देखने को मिल रही है कि जिस तरह से तीनों ही दिग्गज यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं बीजेपी भी प्रयास कर रही है कि 27 साल बाद फिर से वो एक बार यहाँ पे सत्ता हासिल कर ले। और वहीं अरविंद केजरीवाल भी पूरा अपना जोर लगा रहे हैं कि दोबारा अब की बार तीसरी बार भी वो ही चुने जाए। और इस सीट की सबसे बड़ी खास बात ये मैं बताऊंगा कि इस सीट से जो भी चुनाव जीतता है, कोई भी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतता है, उसी की सरकार यहाँ बनती है। जी निश्चित तौर पर अब है, लेकिन लगातार आपसे बातचीत आगे जारी रखेंगे। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ केदार सिरोही जी, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ गए हैं। नवीन गौर, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं, और शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। सभी का स्वागत। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे ओपनिंग रिमार्क में लेना चाहूंगी। आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव को बहुत करीब से देखा है, क्या नजर आ रहा है आपको? क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी जिसके सामने अस्तित्व की एक तरह से लड़ाई है, राष्ट्रीय स्तर पर अगर खुद को मजबूत करना है तो, दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो क्षत्रपों के बीच में एक चुनौती यहां पर बनी हुई है। कांग्रेस की बात करें, खोने को कुछ नहीं है लेकिन पाने को बहुत कुछ है इस बार तीनों पार्टियों के पास। बिल्कुल जया, बिल्कुल ये चुनाव कई मायनों में आए हैं, न केवल दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी हम कहें। लेकिन अगर जया हम पूरे चुनाव को देखें, इस चुनाव को, ये कई मायनों में अलग रहा है। पूरे देश में जितने भी चुनाव होते हैं, हम लोग इतने दिन से कवर करते आ रहे हैं, तो ये चुनाव कई मायनों में अलग था। एक तो इसमें आखिरी तक कोई एक नैरेटिव सेट नहीं हो पाया, क्योंकि आप देखिए शुरू हुआ चुनाव जब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई थी, आप केजरीवाल और दूसरे नेता जेल से बाहर आए थे, तो ये भ्रष्टाचार के आरोपों से चुनाव शुरू हुआ। लेकिन बीजेपी ने इसको घेरने की कोशिश जरूर की केजरीवाल को, लेकिन पता नहीं क्यों फिर उसमें थोड़ा सा बैकफुट पर आई बीजेपी। हो सकता था कि बीजेपी को ये लगा कि केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलेंगे और सिंपैथी उनकी तरफ जा सकती है। फिर ये फिर पूरा चुनाव आ गया फ्री बीज पर। जब घोषणाएं करनी शुरू की तो कई 8-10 दिनों तक ये फ्री बीज पर टिका रहा। फिर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, तो उन्होंने कहा कि जो पहले योजनाएं चल रही हैं जो आप सरकार की, वो जारी रखेंगे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेट कर दिया था आपने कि जैसे ही हम हटेंगे ये योजनाएं बंद हो जाएगी और आपको 25,000 का नुकसान होगा महीने का। तो बीजेपी यहाँ ट्रैप में फंस गई आपके। और फिर ये पूरा चुनाव के एक तरह से हम करें ड्राइव किया है केजरीवाल ने। अगर हम 15 से देखें, 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये पूरा चुनाव केजरीवाल ने ड्राइव किया। उन्हीं के आसपास पूरा चुनाव रहा, केंद्र में वो रहे, वो एजेंडे सेट करते रहे, दोनों पार्टियाँ प्रतिक्रियाएं व्यक्त करती रहीं। तो और उन्होंने जितने भी उन पर आरोप लगे, एक तरह से उन्होंने अपनी आपदा को अवसर में बदलते रहे वो। लेकिन 31 तारीख को जरूर इसके बाद चीज़ें बदली, जब 1 तारीख को बजट आया और मिडिल क्लास के लिए काफ़ी कुछ बीजेपी ने घोषणाएं की, खासतौर से 12 लाख तक टैक्स फ्री की। तो फिर ये चुनाव टिका, उसके बाद बीजेपी ने गेन किया। तो हम पूरा चुनाव 3-4 भागों में बांट सकते हैं जिस तरह से। लेकिन आप कहें कि अगर कोई एक नैरेटिव सेट हो गया हो कि भ्रष्टाचार पर यह चुनाव हो रहा है, बुनियादी सुविधाओं पर यह चुनाव हो रहा है, कोई चेहरे पर यह चुनाव हो रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए अभी भी विशेषज्ञ कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हाँ, लेकिन ये कांटे का मुकाबला है और ये जरूर है कि जो पार्टी अपने मतदाता को बूथ तक ला पाएगी वो जरूर इसमें गेन करेगी। दिखाई दिया शैलेंद्र जी के तीनों ही राजनीतिक दलों की ओर से नैरेटिव अपने अपने सेट करने की कोशिश की गई है एंड टाइम तक। एंड वक्त पर नर्मदा का मुद्दा, माफ करिएगा, यमुना का मुद्दा उछल जाता है, उसमें जहर मिलाने की बात केजरीवाल करते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए ना, बजट जो आया उसका जिक्र अभिभाषण में भी किया गया, धन्यवाद प्रस्ताव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंड वक्त पर भी एक नया दाव चलने की कोशिश मिडिल क्लास के लिए की है। जी, तो बिल्कुल है कि अब केजरीवाल की कोशिश थी कि ये फ्री बीज पर टिके मुद्दा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के जो आरोप थे उससे कहीं ना कहीं हटना चाहते थे। और आपकी जो ताकत है दिल्ली में, खासतौर से लोअर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग में, वो इसीलिए है, वो उनका फिक्स वोट है। लेकिन केजरीवाल को ये जरूर बाद में बीच में ये समझ में आया कि इससे काम नहीं बनेगा, मिडिल क्लास बहुत मायने रखती है, क्योंकि 11 साल का एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, तो ये मिडिल क्लास बहुत मायने रखती है। तो वो मिडिल क्लास पर आए, उन्होंने 7 मांगे भी रखी केंद्र की बजट में, आप ये प्रावधान करिए। तो थोड़ा सा ये चुनाव मिडिल क्लास पे भी फोकस हुआ। तो केजरीवाल सबसे ज़्यादा इस चुनाव को कोई समझ रहा था तो केजरीवाल समझ रहे थे, बाकी लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। क्योंकि फिर हाँ, बीजेपी ने आखिरी में जब यमुना पर मुद्दा, यमुना के बहाने, यमुना ही नहीं पूरी दिल्ली में, तो फिर वो सड़क हो, चाहे गंदगी हो, चाहे दूसरी बातें हों, तो बुनियादी जो सुविधाएं हैं उस पर चुनाव को लाने की कोशिश की। तो बीजेपी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सफल हुई। उसके बाद बैकफुट पर आना शुरू हुए केजरीवाल, और मिडिल क्लास को जब एड्रेस किया बजट में, तो ये बात जरूर बीजेपी को एज देगी, ये निश्चित रूप से है। और देखिए, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है इस चुनाव में, मुद्दा कहूँ या टर्न कहूँ, ये
कि कांग्रेस का जो असमंजस था वो, क्योंकि बड़ी जोर शोर से राहुल गांधी प्रचार शुरू किया था, लेकिन वो 14 दिन फिर गायब हो जी। गए। तो कई तरह की बातें हुई कि ये क्या, वो पार्टी कहीं ना कहीं असमंजस में रही, निश्चित तौर पर। क्योंकि इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी प्रेशर था कि क्योंकि आप और कांग्रेस लोकसभा में साथ में लड़े थे, लेकिन जब एक भ्रष्टाचारी नेताओं की तथाकथित लिस्ट जारी की तो उसमें राहुल गांधी का नाम प्रमुखता से। उसे भी सिंपैथी के तौर पर आम आदमी पार्टी ने भुनाने की कोशिश की सर। सहानुभूति वोट मांगने की कोशिश यहाँ पर केजरीवाल लगातार करते दिखाई दिए। नवीन गौर जी, शुभकामनाएं भी हैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के लिए। मैं लौटूंगी 1 मिनट, जयशंकर। सर क्या कहना चाहेंगे, आज दिल्ली की जनता निकले? यू हैव ऑलवेज बीन एन अर्ली वोटर. I've been an early voter, a Delhi voter, and I think the public is in a mood for change. अब बीजेपी ने दिल्ली में दिया है परिवर्तन का, इसी स्लोगन को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है। नवीन गौर जी, आपसे रिएक्शन, क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण दिन, क्या इतिहास रचेंगे अरविंद केजरीवाल? शीला दीक्षित का रिकॉर्ड क्या तोड़ने वाली है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, और परिवर्तन का नारा बीजेपी का? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी और आपके पैनलिस्ट साथी उन सभी को भी नमस्कार। आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने कहा कि आम आदमी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही। अस्तित्व की लड़ाई तो पिछले 3 बार से कांग्रेस और बीजेपी दोनों लड़ रहे हैं। सबसे पहले जो है 67 सीट आम आदमी पार्टी की आई, 3 सीटें बीजेपी की आई। तो अस्तित्व की लड़ाई किसने लड़ी? भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने। दूसरी बार 62 सीटें आम आदमी पार्टी की आई, 8 सीटें कांग्रेस की आई। अस्तित्व की लड़ाई किसने लड़ी? 8 बीजेपी की आई। तो अस्तित्व की लड़ाई किसने लड़ी? बीजेपी ने और कांग्रेस ने। और इस बार भी दिल्ली का चुनाव सबको पता है किस तरफ जा रहा है। अस्तित्व की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो लड़ रहा है जिसकी या तो 0 सीट आई थी या 8 या 3 सीटें आई थी। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से। इस बार कितनी सीटें आ रही हैं सर नवीन गौर जी? क्योंकि आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री, मैं एक और सवाल ऐड करूंगी सर, फिर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा, क्योंकि केजरीवाल जी ने अभी तक कुछ दावा नहीं किया, लेकिन चुनाव से 2 दिन पहले वो ये कहते हैं कि 55 सीटें तो हम ला रहे हैं, और अगर मतदाता अच्छे से बाहर निकल गए, महिलाओं ने जोर लगा दिया, तो हम 60 सीटें भी ले आएंगे। तो बताइए अस्तित्व की लड़ाई कौन तो लड़ेगा? आप बताइए कितनी सीटें आ रही हैं, फिर आप भी तो दावा कर दीजिए चैनल बता पे तो दिया अरविंद जी ने बता तो दिया। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अस्तित्व की लड़ाई कौन लड़ रहा है? नवीन जी, जया का मतलब ये था, जया का संदर्भ ये था, जहां तक मैं समझ पाया हूँ नवीन जी, वो राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर वो बात कर रही थी, नेशनल पार्टी बनने जा रहे हैं और सर अपना मजबूत करे, क्योंकि इतने जल्दी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने वाली आप है, और अगर दिल्ली या पंजाब में गड़बड़ होता है कुछ, तो उस संदर्भ में उसने कहा है जया जी ने शायद। नहीं ठीक है मैं समझ गया, बट ऐसे चुनावी अवसर पर थोड़ा शब्दों का चुनाव थोड़ा नहीं आप ठीक है, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्तर की ही बात कर रही थी। अब आप अपनी बात आगे बढ़ाइए सर। कोई बात नहीं। दूसरी बात, सहानुभूति वोट। देखिए, आम आदमी पार्टी कोई सहानुभूति वोट की नहीं मांग रही है। आम आदमी पार्टी वोट इसलिए मांग रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में काम करे हैं, और काम इतने करे हैं कि जितने 70 साल में नहीं हुए थे। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर स्कूलों की स्पेसिफिकली बात करें तो दिल्ली के अंदर कुछ लगभग 22,000 कमरे होते थे 2015 तक। तो पिछले 10 साल में लगभग 20,000 प्लस कमरे बने। लगभग उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर आम आदमी पार्टी ने बना के दिया है। एक बात। दूसरी बात, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT JEE के एग्जाम, नीट के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, JEE और नीट के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, और वो भी कितने, 1-2 नहीं, हजारों में। 2112 बच्चों ने JEE और नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया, दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने। तो ये भाजपा अब दूसरे राज्यों में क्या कर रही है वो सबको पता है। भाजपा इस प्रकार के उदाहरण क्यों नहीं दे पा रही है कि उन्होंने स्कूल बनाए हैं, उन्होंने उनके सरकारी स्कूलों के बच्चे उनके राज्यों में JEE और नीट के एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, NDA के एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो लोग ये देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 6600 किलोमीटर की सीवरेज लाइन बिछाई दिल्ली के अंदर, 6600 किलोमीटर की सीवरेज लाइन।
वो कोई स्मॉल इसको ये नहीं कह सकते कि छोटी अचीवमेंट है। 4400 किलोमीटर का वाटर पाइपलाइन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिछाया। 10,000 किलोमीटर का रोड नवीन जी, दिल्ली के लेकिन अंदर जनता ने ये भी देखा कि जो वाटर पाइपलाइन आपने बिछाया, अच्छी बात है, आपने बहुत काम किया है। दिल्ली में माहौल भी देखा हमने, आपकी पार्टी के पक्ष में काफी हद तक माहौल हमें भी नजर आया जब हमने कुछ लोगों की भी बातें सुनी, लेकिन लोग आपसे उतने नाराज भी चल रहे हैं। आप पानी की बात कर रहे हैं, हम यमुना की बात कर रहे हैं। यमुना की सफाई की जिम्मेदारी केजरीवाल जी ने अपने कंधों पर ली थी, आखिर क्यों बीजेपी को आपने ही मौका दिया? क्योंकि बार बार आप बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, यानी आप मान रहे हैं कि इस बार बीजेपी आपको टक्कर देने वाली है। तो मेरा यही सवाल है कि यमुना की सफाई क्यों नहीं हो पाई? फिर दिल्ली का प्रदूषण तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है, इन क्षेत्रों में क्यों नहीं आपकी पार्टी काम कर पाई, जबकि जनता ने आप पर इतना भरोसा जताया कि 10 साल से आपकी पार्टी काबिज है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, यमुना साफ नहीं हो पाई और इसे एक्सेप्ट भी किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा भी कि जमुना नहीं साफ हो पाई और कारण भी बताया कि 2020 फरवरी 2020 में सरकार बनी थी, 3 साल तक कोरोना रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने झूठी जांचों का बहाना लेकर ईडी और सीबीआई को पीछे लगाकर आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को जेल के अंदर डाल दिया। पूरी की पूरी लीडरशिप जेल के अंदर थी। मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी, अरविंद केजरीवाल जी, तो किसी को नहीं छोड़ा, पार्टी को क्रश करना चाहते थे। तो जमुना नहीं साफ हो पाई, उसका कारण भी रहा। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए कितनी हम इसे सादगी की बात कहेंगे कि एक नेता है जो कहता है कि जी मेरे से काम नहीं हो पाया है, काम अधूरा रह गया, मैं पूरा करना चाहता हूं, मैं करूंगा। पर आपने उन नेताओं को भी देखा है जिन्होंने टीवी चैनल पे बैठ के अपने किए हुए वादों को चुनावी जुमला बता के वो जो निकल लिए थे कि नहीं ये तो चुनावी जुमला था, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, ये तो चुनावी जुमले थे। तो हमें इस बात को ये देना चाहिए, वजन देना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सेप्ट किया, नहीं हो पाया, रीजन दिया क्यों नहीं हो पाया और बताया कि कर पाएंगे और करेंगे अगले आने वाले 5 साल। इस बार आपको इसलिए मौका दिया जाए कि आप चाहते हैं कि मौका मिलेगा तो इस बार जरूर सफाई हो जाएगी यमुना की? बिल्कुल, डेफिनेटली हो जाएगी। यमुना की सफाई तो इसी बार हो जानी चाहिए। आप किसी राजनीतिक पार्टी का जिक्र कर रहे थे जो चुनावी जुमले कह रहे थे। हमारे साथ केदार सिरोही जी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। केदार जी, बात हो रही है आम आदमी पार्टी की, तमाम वादे दावे, 10 साल का कार्यकाल और अब इस बीच ऐसी बातें, कुछ प्रमुख नेताओं का जेल जाना। लेकिन अब चूंकि नवीन गौर जी कह रहे हैं कि मौका ही नहीं मिला, पार्टी क्रश करने की कोशिश की। आपकी पार्टी तो इस बार टकटकी लगाए बैठी है, आपका अलायंस चूंकि आम आदमी पार्टी के साथ तो नहीं चल रहा है, लेकिन इस बार आपकी काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं दिल्ली से। क्या लगता है आपको, दिल्ली की जनता की दिलों में आप जगह बना पाए इस बार? देखिए, हम टकटकी तो कोई लगाए नहीं है। टकटकी इसलिए नहीं कहना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करते हैं। अभी जितनी भी बातें हुई हैं दिल्ली को लेकर, मैं लौटूंगी सर। तस्वीरें कुछ मिल रही हैं, राहुल गांधी वोट डाल के मतदान केंद्र से बाहर आ रहे हैं, फिर आपका रिएक्शन लेते हैं। तस्वीरें फिलहाल दर्शकों तक पहुंचा दें जल्दी से। आप देखिए, राहुल गांधी जो पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर, वोट डाल दिया है और अब मीडिया से भी वो बात करेंगे, अपने रिएक्शंस यहाँ पर देंगे। आज दिल्ली चुनाव को लेकर नहीं देंगे, देखिए मीडिया से हाल की बात फिलहाल तो वो नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे थे मीडिया कर्मी तमाम कि वो बात करें, अपने रिएक्शंस दें। राहुल गांधी एंड वक्त पर जब पहुंचते हैं चुनाव प्रचार में तो क्या फिजा बदली हुई नजर आएगी दिल्ली चुनाव की? लेकिन नहीं, मीडिया से बात नहीं की है। केदार सिरोही जी, अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि सबको पता है कि शीला दीक्षित जी का जो कार्यकाल था वो दिल्ली के विकास का स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और जो शीला दीक्षित जी को जिस तरीके से नेगेटिव प्रचार किया गया था उस समय मिलके, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों का एक गठबंधन था, उसके मुखिया वो थे अन्ना हजारे जी, वहां से उन्होंने शुरू किया और उसके बाद में दिल्ली की जो रफ्तार है वो ठप सी गई। अब जनता सब समझदार है, बड़ी अच्छी है, उन्हें मालूम है, दिल्ली की जनता को ये समझ है कि जो वहां का विकास है वो कांग्रेस कर पाएगी। कांग्रेस की जो नीतियां है बड़ी स्पष्ट है। देखिए, आज अस्पतालों की बात होती है, स्कूलों की बात होती है, तो कांग्रेस का विजन तो उस दौर में भी इस चीज को लेकर बड़ा स्पष्ट था जब हमारे घर खाने के दाने नहीं थे, आजादी के बाद स्पेशली मैं बात करूं, तो उस दौर में भी दिल्ली नहीं पूरे देश के दूर दराज गांवों तक जो मूलभूत सुविधा है
उनको अधिकतम पहुंचाने की कोशिश की, जितनी देश की क्षमताएं थी उससे बढ़कर सरकारी सिस्टम को डेवलप किया है। हर विभाग की बिल्डिंग बनी है, हर काम को सिस्टमेटिक तरीके से लेके आए, और आज जो देश यहाँ पर खड़ा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली की जनता जो है वो वहां पर काफी कुछ बदलाव इस बार चाह रही है। आज वहां पर देखिए पैसा है पर सांस लेने में तकलीफ है, तो वो उस चीज को कब तक आप हरियाणा पंजाब के किसानों को कोसते रहोगे, उनके ऊपर ब्लेम डालते केदार रहोगे। सिरोही जी, ब्लेम गेम से ये बातें तो तमाम राजनीतिक मंचों से हमने खूब सुनी हैं, लेकिन क्या आज आप यहाँ पर बैठकर कोई एक आंकड़ा दे सकते हैं कि कांग्रेस कितनी सीटें ला सकती है? 2 बार से चुनाव में शून्य पर आप रहे, खाता भी नहीं खुला। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आपके मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जिन्होंने इतिहास रचे हैं दिल्ली में, दूसरी तरफ 98, 2003, 2008 कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद से लगातार कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको, कोई आंकड़ा आप दे पाएंगे? देखिए, एक साइकिल आता है जिसमें टॉप पे जाते हो, फिर नीचे आते हो, फिर टॉप पे जाते हो। ये राजनीति में एक साइकिल चलता रहता है। हर राजनीतिक दल को इस तरह की एक एंटी इनकम्बेंसी का वो शिकार हो जाता है। लंबे समय तक हम लोग सत्ता में रहे, उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। अब आंकड़ा किस तरीके का आएगा वो देखने वाला होगा, परंतु कांग्रेस इस बार वहां पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाएगी। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है, यहाँ पर देखिए दोनों दल, एक तो अलग धर्म के मुद्दे पे ले जाता है, उसको आम जनता से मतलब नहीं। केजरीवाल जी का अपना अलग ही स्टाइल होता है, वो मुद्दों को भी अलग तरीके के मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं। जो इस बार दिल्ली का चुनाव थोड़ा मुद्दों पर आया है। केदार जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता अगर कांग्रेस पूरा दम लगाती इस चुनाव में तो वोट परसेंटेज भी बढ़ाती? और एक दूसरे केदार जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को जितना दम लगाना था दिल्ली चुनाव में उतना दम लगाया नहीं? राहुल गांधी ने शुरू में जरूर अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन बीच में कांग्रेस गायब रही और फिर आखिरी में जरूर आई। तो क्या ये असमंजस क्या था कांग्रेस के अंदर आखिर? देखिए, असमंजस नहीं था, स्ट्रेटजी रहती है हर जगह की, अलग अलग अपने कैंपेन की, अपने लीडर की। वो तो बड़ा मैनेजमेंट ही इसको सब भाप कर ही करता है। देखिए, जो ऊपर पॉलिटिशियन बैठे हैं ना, वो कोई नादान तो होते नहीं है। हम यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। बड़ी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से सब लोग प्लान करते हैं, सबके पास बहुत गहरा अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि वो उठ के और आ गए रैली में चल दिए। इतने साल सरकार चली है, इतने सीनियर लीडर होते हैं। आप भी कई लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, जब आपको पता पड़ता है कि जहां आप सोच रहे हो वहां से खत्म करते हो, वहां से उनकी सोच शुरू होती है। हजारों बार आपको भी अनुभव हर दल के नेताओं से होता है, क्योंकि बोले प्रैक्टिकल होते हैं, काम ही उनका दिन भर वो होता है। ठीक है, जो हमारी क्षमता है। केदार सिरोही जी, कोई आंकड़ा आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ये जरूर कह रहे हैं कि 2013 की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो सकती है जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन क्या होगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। मेरा दिल्ली का सियासी पारा आज हाई है, क्योंकि वोटर्स घर से निकलकर वोट डाल रहे हैं। करीब 1.5 घंटा हो चुका है, मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण खबर यही है कि आज दिल्ली के में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और 8 फरवरी को आएंगे चुनावी नतीजे। तस्वीरें लगातार बंसल न्यूज पर हम चुनाव से जुड़ी हुई हर एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें राजनीतिक दलों के अलग अलग प्रत्याशियों की। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, अलका लांबा कांग्रेस प्रत्याशी, संदीप दीक्षित कांग्रेस प्रत्याशी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और तीनों ने ही वोट कास्ट कर दिया है। और ये तस्वीरें साथ ही अपील की गई है दिल्ली के मतदाताओं से कि पहले मतदान बाद में जलपान, लेकिन घरों से जब निकले तो उसके पहले पूजा अर्चना भी की गई। और ये 3 अलग अलग प्रत्याशी राजनीतिक दलों के दिग्गज आपको इन तस्वीरों में, जो कि ईश्वर का आशीर्वाद लेने निकल पड़े हैं। तो ईश्वर का आशीर्वाद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज मतदान का दिन है और जनता ने तो चुन लिया है और वोट भी डाल दिया होगा। लगातार जनता भी मतदान जहां पहुंच रही मतदान करने के लिए, जनता का भी रुख जनता ने कहीं ना कहीं अपने मन में तय कर लिया होगा। लेकिन दिल्ली में इस बार भविष्य क्या होगा ये तय होगा 8 तारीख को। फिलहाल मनीष सिसोदिया, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी तीनों प्रत्याशी हैं, पूजा पाठ करते ईश्वर को मनाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, सभी राजनीतिक दलों ने मेहनत की है, सभी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं
और लगातार देखिए बंसल न्यूज पर चर्चा भी जारी है। तो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ बने हुए केदार सिरोही जी, कांग्रेस प्रवक्ता, नवीन गौर आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेन सिंह राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शैलेन जी, आपसे ही एक और रिएक्शन में लेना चाहूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले प्रदूषण का मुद्दा यमुना को लेकर काफी गरमाया हुआ सा दिखाई दिया। यमुना जो कृष्ण लीलाओं की साक्षी रही है, लेकिन अब ये वो यमुना है जो दिल्ली की राजनीति के केंद्र में रही, हरियाणा तक भी पहुंची और सियासत की साक्षी इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि प्रदूषण का मुद्दा किसी भी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में आज तक दिखाई दिया हो? ये पहली बार शायद दिल्ली चुनाव में हो रहा है कि प्रदूषण को हाईलाइट किया गया। बिल्कुल, देखिए प्रदूषण के बहाने दिल्ली की व्यवस्थाओं पर भी टारगेट किया गया। प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पलारी जलाई जाती है या दूसरी ठंड का टाइम आता है तो सांस लेना भी दिल्ली में मुश्किल हो जाता है। हालांकि वो बहुत अलग इशू है, उसके लिए सीधे सीधे अगर आपको घेरना शुरू किया तो मुझे नहीं लगता कि ये, और ऐसा रहा भी कि प्रदूषण का मुद्दा बना जरूर, लेकिन उसके बहाने सारे मुद्दे एड्रेस किए गए। और देखिए इस चुनाव में 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं। एक अलग तरह का ध्रुवीकरण देखने को मिला है, क्योंकि पोलराइजेशन जब हमारी राजनीति में बहुत होता है, बीजेपी इसमें माहिर है, लेकिन दिल्ली में एक अलग टाइप का पोलराइजेशन देखा कि मिडिल क्लास वर्सेस लोअर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग, इसमें कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण हुआ है इस चुनाव में। क्योंकि अपर मिडिल क्लास को वो फायदे नहीं मिलते फ्रीबीज के जो आप चला रही है या बीजेपी ने जिसकी घोषणा की है, तो अपर मिडिल क्लास में ये भावना रही कि हमको तो कुछ मिल नहीं रहा, सारा पैसा गरीबों को दिया जाता है और हम संघर्ष कर रहे हैं। तो एक वो वोट है, वो जो ऐसा कहा जा रहा है कि 11 साल का एंटी इनकम्बेंसी, वो आपके खिलाफ जा सकता है। और दूसरा लोअर मिडिल क्लास जो है, जिसको काफ़ी सुविधाएं मिली हैं खासतौर से आपकी योजनाओं की, तो ये वोट जरूर ध्रुवीकरण होगा। क्योंकि दिल्ली की राजनीति में देखिए उस तरह का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया है, या हिंदू मुस्लिम हो या कोई जाति समीकरण वहाँ चले हों। 12% मुस्लिम जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्रुवीकरण जैसी स्थिति वहाँ नहीं बनी। तो ये इस लिहाज से भी ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। 12% जो मुस्लिम है उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो किस तरफ जाता है। ऐसा माना जैसे 2020 के दंगे हुए, उसको लेकर कहा जा रहा था कि मुस्लिम वर्ग जो कुछ सीटों पर है वो नाराज़ है आपसे, क्योंकि आपका स्टैंड उसको जिस तरह का रहा दंगों में, मुस्लिमों ने उसको पसंद नहीं किया, क्योंकि उनके फेवर में या जो भी है आप खड़ी नहीं हुई। तो ये वोट, लेकिन ये वोट कहाँ जाएगा? क्योंकि अगर जाएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस को जाएगा, लेकिन कांग्रेस को तभी जाएगा जब कांग्रेस ये वोटर को भरोसा दिला देगी कि वो जीत रही है, क्योंकि मुस्लिम वोटर वहीं कंसोलिडेट होगा जो जीत रहा होगा उम्मीदवार। तो इसलिए वोट ये भी बंटना मुश्किल है। इसलिए शैलेन जी, रणनीति में भी लगातार बदलाव की बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ सीटों पर आप देखिए मामला जस का तस बना हुआ है। नवीन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जी, 2020 में 5 मुख्य सीटें ऐसी मानी जा रही है जो मुस्लिम बाहुल्य कही जाती हैं, उन पर आपने पिछले बार भी चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को ही उतारा था। चूंकि इस बार भी यही सवाल था कि क्या आप प्रत्याशियों को बदलेंगे, लेकिन सेफ खेला आपने। 5 सीटों पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में आपने 5 उम्मीदवार मुस्लिम ही उतारे। नहीं, ठीक है। जिस चुनावी समीकरण, जिस उम्मीदवार को चुनावी सर्वेज जिस उम्मीदवार की तरफ इशारा करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल कोशिश करता है कि उसी उम्मीदवार को टिकट दी जाए जो उम्मीदवार वहां से जीत सकता है, जिसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, जो जनता में ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आम आदमी पार्टी ने भी इसी हिसाब से टिकटें दी हैं कि जो कौन उम्मीदवार है, किस सीट से कौन उम्मीदवार जीत सकता है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी जाति विशेष को मद्देनजर रखना मुझे नहीं लगता उतना इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट ये है कि कौन उम्मीदवार उस क्षेत्र से जीत सकता है, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। रही एक और बात चल रही थी कि मैनिफेस्टो की। देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक तो राष्ट्रीय सफलता मैं इसे कहूंगा पाई है कि जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी या अगर हम पुराने चुनाव देखते हैं तो जाति धर्म पर लड़े जाते थे। कहीं पे हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, कहीं पे जाट गैर जाट पे, कहीं पे मराठा गैर मराठा पे। पर जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने कम कोशिश नहीं करी है। पिछली बार के चुनाव भी मुझे याद है। लेकिन नवीन जी, इस बार केजरीवाल जी का सॉफ्ट हिंदुत्व भी चर्चा में रहा शुरू में। देखिए, केजरीवाल जी पर वो टैग कभी नहीं लग पाया जो लगाने की कोशिश भरसक करी गई। केजरीवाल जी हनुमान भक्त है, उन्होंने हनुमान चालीसा तक पढ़ के सुनाई टीवी चैनल्स पे, हमें ये भी याद है। और पिछली बार के चुनाव को बहुत जहरीला करने की कोशिश करी गई। पिछले बार के चुनाव में एक भाजपा के नेता ने तो कह दिया था तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इस प्रकार की बातें बहुत करी। पर अब
दूसरे राजनीतिक दलों ने भी ये समझा कि इस प्रकार की चीजें शायद दिल्ली इसलिए में इन चलने बातों पर विराम लगाने के लिए आप पुजारी और ग्रंथों को भी इस बार एक राशि देने वाले हैं। नहीं, इस बात पे विराम लगाने वाली बात नहीं है। आम आदमी पार्टी पर ऐसा कोई नेगेटिव टैग है ही नहीं जिसको हमें हटाना पड़े, या इस प्रकार की कोई, हम आम आदमी पार्टी हमेशा से जो है धर्म के, अपने धर्म की जो है अपने धर्म के साथ है और हर धर्म को मानते हैं हम लोग। कोई इसमें ऐसी बात नहीं हमने किसी एक धर्म का ज्यादा पक्ष लिया है या एक धर्म को डिक्लाइन करा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी पर इस प्रकार का कोई लेकिन इस बार मैनिफेस्टो में नहीं। मुझे लगता है आपने जरूर जगह दी है, लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है कि अचानक से आपको क्यों याद आ गए पुजारी, इससे पहले तो सिर्फ मौलानाओं को ही राशि मिलती थी। देखिए, बीजेपी तो मौका ढूंढती है इस प्रकार की कोई जगह मिले और वो घुसे पर हम लोग उनको नहीं घुसने देंगे। आम आदमी पार्टी ने चीजें मैनिफेस्टो पे ही रखी। चर्चा इस बार किस बात पे हुई? देखिए, अच्छी बात है। मैं यमुना पे चर्चा हुई। देखिए, यमुना साफ नहीं हो पाई, सब जानते, फिर भी हम कहते हैं यमुना पे चर्चा हुई, बहुत अच्छी बात है। स्कूलों पर चर्चा हुई, बहुत अच्छी बात है। अस्पतालों पर आप 10 काम नहीं कर पाए, उन पे भी चर्चा हुई, पर चर्चा तो हुई। कम से कम इन बातों पर तो चर्चा हुई जो चीजें सरकार को करनी चाहिए, वहां पे तो नहीं गए जहां जो चीजें सरकार को नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है और एक अच्छी और एक नई परिपाठी जो है सेट करी है आम आदमी पार्टी ने। कि देखिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, सभी लोग देखते हैं। कहीं पे ये स्कूलों की बात नहीं करते, कहीं पे ये बिजली फ्री की बात नहीं करते, कहीं पे ये अस्पतालों वगैरह कहीं पे बात नहीं करते। आप किसी भी चुनाव को देख लीजिएगा, अपने हरियाणा का चुनाव भी देखा होगा, तो हरियाणा के चुनाव में मनीष सिसोदिया को इस वक्त सुन लेते हैं। नवीन जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मनीष सिसोदिया जी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अपने कल्याण के लिए, अपनी तरक्की के लिए, दिल्ली के भले के लिए वोट करेंगे। तो मैंने काल कमाई के चरणों में प्रार्थना की है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाए और हम दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सब तरफ से अपनी दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उस पर काम करें। ऐसी मैंने काल कमाई के चरणों में अर्जी लगाई है। और काल कमाई सब बाधाओं को दूर करती है। काल कमाई सब जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी गुंडागिरी है, जितनी भी दुष्टताएं हैं, जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, लोगों के बीच गुंडागिरी फैलाती हैं, गुंडागिरी के दम पे चुनाव जीतती हैं, उनको सबको काल कमाई सेटल कर देगी। तो गुंडागर्दी का जिक्र यहाँ पे मनीष सिसोदिया करते नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनावी मैदान में उतरे हैं, सीट इस बार बदली है, लेकिन क्या यहाँ के मतदाता मनीष सिसोदिया पर भरोसा जता पाएंगे? अलका लांबा कुछ कह रही हैं, वो भी आप सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। जो है मुझे लग रहा है दिल्ली की 1,55,00,000 मतदाता उत्साहित है। बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब दो ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ रहती थी। यमुना का पानी, हम लोग यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की, और यहीं पर आज भी वो नलके थे जहाँ पर हम खोल के सीधा पानी पीते थे। कोई आरओ बिस्लरी का पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह रही हूँ, इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे, और वो बदलाव विकास करेगा। कांग्रेस का बदलाव, बीजेपी का परिवर्तन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन मेहमान हमारे साथ हैं केदार सिरोही जी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। 2013 में जिस पार्टी का समर्थन आपने बाहर से कर दिया, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में बना लिया, और आज उसी दल के खिलाफ बढ़ चढ़कर आप और आपके कांग्रेस के तमाम नेता जमकर बयान दे रहे हैं खिलाफ जाकर। अलग गठबंधन होना एक अलग विषय होता है। जब नेशनल लेवल पे होता है तो सभी पार्टियां करती है। भारतीय जनता पार्टी भी कश्मीर में कर ही रही है ना, ऐसी सभी जगह राज्यों में कर रही है। यूपी में भी उनसे आरएलडी और इनके साथ में किया है, जयंत इन लोगों के साथ जो दिन भर उनको उनके खिलाफ बोलते थे, वो एक अलग है। ये चुनाव में सब अपने अपने एजेंडा रख रहे हैं। दिल्ली हमारा बहुत मजबूत गढ़ रहा एक तरीके से कांग्रेस का, क्योंकि वहां हम लोगों ने विकास किया। दिल्ली को नई दिशा जो दी है वो कांग्रेस ने दी है। तो वहां पर हमारा लड़ना, हमारी ताकत दिखाना, हमारे कामों को गिनाना, और जो पार्टी
ने वादे किए। देखिए केजरीवाल जी ने भी उस समय वादा किया था, शीला दीक्षित जी पे कई तरह के जो आरोप लगाए थे वो आज भी वो प्रूफ नहीं कर पाए, और उन्हें उन लोगों को गिल्टी भी फील होती है उसकी कि एक अच्छी नेता के खिलाफ इस तरीके के झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया था। आज तक जो चीजें उन्होंने कही वो प्रूफ नहीं कर पाए। बात रही थी कि भाई जो केजरीवाल जी या इन लोगों ने बात किया था कि भाई हम वीआईपी कल्चर नहीं रखेंगे, अब आप देख ही रहे हो उसके नए नए मॉडल आ गए। इन्होंने कहा था आम जनता से सरोकार रखेंगे। अभी दिल्ली की जनता आपकी उसमें इंटरव्यू देख लीजिए किस तरीके से है। तो कुल मिलाकर जो 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 नींव रखी थी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बदनाम करने की, तो उसका जवाब इस बार मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जनता देने जा रही है। और आप देखिएगा बहुत अच्छे आंकड़े आएंगे, क्योंकि मैं दिल्ली का हूं नहीं तो मैं वहां आंकड़े भी बता देता, और हम लोग वहां के लोगों से मिले होते तो ये बता देते कि हमारी 2 आ रही है 50 आ रही है। दूर से हम लोग अभी देख रहे हैं इस चीज को, मीडिया न्यूज़पेपर हमारे लीडरों की बात सुन के। जनता के बीच में हम लोग नहीं है अभी वहां पर, तो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, पर हाँ इस बार दिल्ली में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और कांग्रेस जो है वो उसको लीड करेगी। ठीक है, पिछले 2 से 3 चुनावों में तो केदार सिरोही जी हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए वोट कटवा साबित हो गई है, क्योंकि यहाँ पर वो दिखाई भी दिया है। लेकिन इस बार इस चुनाव में ऐसा ना हो, ये कोशिश शायद आपकी ओर से की जा रही है। नहीं देखिए, वोट कटवा कोई होते नहीं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी। तो यूं तो वोट कटवा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भाई वो जो वोट ले जा रहा है वो वोट कटवा, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, सब अपनी अपनी आइडियोलॉजी पर वोट मांगते हैं, सबके अपने समर्थक होते हैं, सबके होते हैं, तो सबको अपना अधिकार है। कई बार सिमिलर मुद्दे वाले लोग जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उसको आप वोट कटवा कह देते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। विजेंद्र गुप्ता इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। गुप्ता जी वोट करके अभी आए हैं, सभी लोग परिवार के साथ हैं। एक बार उंगली दिखा दीजिए सब लोग, देखिए वोट कास्ट करके आए हैं, वोट किए हैं। कितना उम्मीद इस बार दिल्ली से? दिल्ली भाजपा के पक्ष में है, भाजपा की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। अच्छा ये बताइए कि लंबे दशक से जो है वो दिल्ली में बीजेपी नहीं स्थापित हो रही है, क्या लग रहा है कि इस बार बढ़ेगा और पूर्ण बहुमत से सरकार? पूर्ण बहुमत से नहीं, 50 से अधिक सीटों पर भाजपा जीतेगी। लंबा प्रचार प्रसार रहा, जोर शोर से इस बार प्रचार चला, क्या रहा कि इस बार क्या मुद्दा रहा खासकर केजरीवाल? मुद्दा कुशासन, धोखाधड़ी, झूठ, फरेब और दिल्ली बेहाल, 10 साल दिल्ली बेहाल। और लोग अब दिल्ली मोदी जी को सौंपना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। एक छोटा सा आखिरी सवाल है, कल कालका जी से जहां से आसिफ लड़ रही है चुनाव, वहां पर लाखों कैश पकड़े गए। ये तो देखिए केजरीवाल चुप है, वो इसको बताएं। ये नैतिकता की दुहाई देने वाले ये अनैतिकता के जो रास्ते पर चले हैं, ये क्या है? एक केजरीवाल आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि देखिए पुलिस जो है वो गुंडे के रूप में काम कर रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता है वो गुंडे के रूप में काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति चल रही है। अब लोग समझ गए हैं कि ये इसी तरह झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। बिल्कुल, तो ये विजेंद्र गुप्ता थे, ये रोहिणी विधानसभा चुनाव में अभी वोट करने के लिए आए थे, वोट करके सपरिवार के साथ, और इन्होंने दावा किया कि पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में भाजपा इस बार लौट रही है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। देखिए वो एफआईआर बहुत स्वाभाविक है। मैंने हमेशा चुनावी जुमलों के बारे में सुना था, ये पहली बार मैं चुनावी छलावों को देख रही हूँ कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जहर की राजनीति पर उतर आया एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल, और ये सही नहीं है। जनता को भ्रमित करने का, असत्य का सहारा लिया गया, और इसीलिए ये एफआईआर होनी स्वाभाविक है। कमीशन पर किए गए मैम, कई पर्सनल अटैक इलेक्शन कमिश्नर तक पर किए गए, आप क्या कहेंगे? ये बौखलाहट का प्रतीक है। जी मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर इतना जरूर बताऊंगी कि विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी के लिए यहाँ भी डबल इंजन की सरकार जरूर आएगी। आइए, भारी बांसुरी स्वराज हैं, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, पहली बार की सांसद, लेकिन दावा एक बार फिर से बीजेपी की जीत का यहाँ पर किया जा रहा है। शैलन जी आप अपनी बात रखिए, आप कुछ कह रहे थे फिर आगे। हाँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा था। देखिए जय जो असमंजस दिखा पूरे चुनाव में कांग्रेस की, उसकी बहुत बड़ी वजह इंडिया ब्लॉक हो सकता है। देखिए दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की ज़मीन किसने कब्जा की? आपने की।
तो राहुल गांधी को ये समझाया गया इस चुनाव में, शुरुआत में जब ये चुनाव थे, कि आप बीजेपी जरूर नंबर 1 दुश्मन है कांग्रेस की, लेकिन अगर आपको काउंटर नहीं किया गया अभी तो जो आगे संभावनाएं हैं कांग्रेस की फिर से अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि पंजाब में देखिए 2 राज्य खोए इसने, दिल्ली और पंजाब, और दोनों में कांग्रेस ने इसका वोट लिया। अगर 2-3 चुनाव और आप इस पे जीतती रही तो कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में चली जाएगी। जैसे हम दूसरे राज्यों में देखा कि रीजनल पार्टियों ने कांग्रेस का वोट कब्जा किया और अब कांग्रेस वहां कहीं भी नहीं है। तो राहुल गांधी को ये समझाया गया, इसलिए देखिए राहुल गांधी शुरू में सक्रिय हुए, लेकिन फिर इंडिया ब्लॉक की तरफ से कुछ दबाव आया तो शायद उन्होंने पैर पीछे खींचे होंगे, लेकिन आपने फिर उनको छेड़ा तो फिर वो आए। तो ये असमंजस कांग्रेस के खासतौर पर अपर लीडरशिप में जरूर रही। तो कांग्रेस बड़ा इसलिए असमंजस जो देखा पूरे चुनाव में, कभी निकल कर आए वो, कभी नहीं आए, लेकिन इतना तय है कि अगर कांग्रेस पूरी तरह से प्रयास करती तो इस चुनाव में, अभी उसका 4% पे वोट आ गया था पिछले चुनाव में, निश्चित रूप से वोट बढ़ाती। लेकिन कांग्रेस का एक खेमा इस गुंताड़े में रहा कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ गया कांग्रेस का तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, तो बीजेपी जीत जाएगी। तो वो तय ही नहीं कर पाए कि बीजेपी को जीतने देना है या आपको रोकना है। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि कांग्रेस अगर पूरे दम से लड़ती तो कांग्रेस का ही इसमें फायदा था, क्योंकि कुछ ना कुछ वो जमीन बनाए रहती है अपनी। और अब हालांकि आखिरी में उन्होंने कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी उस इंटेंसिटी के साथ नहीं आए। अगर राहुल की तबीयत खराब हो गई थी तो प्रियंका आती, खड़गे आते, लेकिन कोई भी देखा आपने आखिरी में ही आए सब। तो ये असमंजस कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी लेकिन पड़ेगा। ये असमंजस राजनीतिक दलों का या कांग्रेस का सर मतदाता के मन तक कैसे पहुंचेगा? ये अगर असमंजस राजनीतिक दलों में ही चुनाव को लेकर है तो फिर वो मतदाता तक अपनी बात कैसे पहुंचाने में सफल रहेंगे? देखिए बिल्कुल दिल्ली में जो स्थिति बनी है, जो कुछ सीटों पर कांग्रेस की उम्मीद बताई जा रही है, तो ये कांग्रेस की उम्मीद नहीं है, वो प्रत्याशी मजबूत है इसलिए बताई जा रही है। पार्टी के स्तर पर हम नहीं कहीं, और उसका कैडर खत्म हुआ है दिल्ली में। अब पिछले 2 चुनाव में जो बड़ी हार हुई, ये बड़ा आश्चर्यजनक कि एक पार्टी 15 सालों तक बड़े दम से राज किया उसने दिल्ली में, और एकदम से उसका कैडर भी खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमजोरी तो है वहाँ पे। और कांग्रेस, पूरे देश में भी कांग्रेस की ये गलतियां रही हैं जो दिल्ली में दिखी है। तो कांग्रेस को इस चुनाव के बाद जरूर सोचना होगा कि हालांकि कितना वोट मिलता है, वोट परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। जी निश्चित तौर पर। नवीन गौर जी, क्या बात आप इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्योंकि सवाल बार बार राजनीतिक दलों की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से, बीजेपी की ओर से या विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाए जाते रहे कि एक ऐसा राजनीतिक दल जिस पर 15 साल विश्वास दिल्ली की जनता ने कर लिया, लेकिन आज तक स्थानीय जो मुद्दे हैं उन समस्याओं का निराकरण आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। आज भी प्रदूषण की समस्या जस की तस बनी हुई है। आज भी कई इलाके ऐसे, अगर जंगपुरा की हम बात करें तो यहाँ पर तारों का जाल या फिर ये कहें कि सड़कें टूटी हुई हैं, वहां पर मनीष सिसोदिया को उतार दिया जाता है। स्थानीय समस्याएं वो आम आदमी पार्टी ध्यान नहीं दे पाई। जहां तक प्रदूषण की बात है तो प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, प्रदूषण पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। जब अक्टूबर नवंबर इन महीनों में जब प्रदूषण होता है दिसंबर में, तो वो ना केवल दिल्ली में भी होता है, दिल्ली के सराउंडिंग जितना भी एक क्षेत्र है, जैसे गुड़गांव इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और गुड़गांव के बाद भी रेवाड़ी आता है, मानेसर है, रेवाड़ी है, और फिर इधर हम जाएंगे फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, और इस तरफ अगर आएंगे कुंडली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, ये पूरी बेल्ट ही, ये जो पूरा नॉर्थ इंडिया का ये जो पूरा बेल्ट है यही प्रभावित रहता है। तो इसको केवल ये देखना कि दिल्ली में प्रदूषण है और दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया, ये मुझे नहीं लगता सही रहेगा। इसको हमें एक पूरा रीजनल, इसको एक रीजनल इशू की तरह देखा जाना चाहिए, और इसको रीजनली नेशनली एक्चुअली इसको हैंडल किया जाना चाहिए। जितने भी सराउंडिंग राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो फिर तो सभी मुख्यमंत्रियों को माफी मांगनी चाहिए थी, जैसा केजरीवाल ने ऐन वक्त पर माफी की मांग कर ली। 5 साल से या लंबे समय से प्रदूषण की अगर समस्या है तो चुनाव से ऐन पहले क्यों माफी मांगते हैं जनता के सामने आकर? नहीं, ये किस बात पे माफी मांग ली? प्रदूषण को लेकर माफी मांगी है। ये कहा है कि मैं मानता हूं कि मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, आपको शायद नहीं पता हो। नहीं, हम यमुना की बात कर रहे हैं या फिर हम तो दोनों ही जगह की ना सर। प्रदूषण तो यमुना में भी हो रहा है ना, जहर का पानी जो आरोप आप लोग केजरीवाल जी लगाए हरियाणा सरकार पर, ये तो कर लिया ना हमने डिस्कस स्टार्टिंग में कि एक्सेप्ट कर लिया था। अरे सर सवाल पूछ रही हूँ तो आप जवाब दे दीजिए ना। हम प्रदूषण और यमुना प्रदूषण दोनों की बात कर रहे हैं।
तो जो पोल्यूशन की बात है, एयर पोल्यूशन की जहां तक बात है, एयर पोल्यूशन पे हमें इसको नेशनली हैंडल करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना चाहिए और बाकी जितनी भी सराउंडिंग स्टेट्स हैं उनको भी इंटरवीन करना चाहिए, ताकि इस प्रॉब्लम को नेशनली हैंडल करा जा सके, रीजनली हैंडल किया जा सके। खाली ये कह देने से कि जी दिल्ली में प्रदूषण है, दिल्ली में ही नहीं, इस बार पानीपत और सोनीपत को भी, ये भी, इनको भी गैस चैम्बर बताया गया था। जब पॉल्यूशन के पीक पर था, जब सर्दियां शुरू हुई थी, तो इस पानीपत और सोनीपत को भी पॉल्यूशन का, इसका गैस का चैम्बर बता दिया गया था। तो पॉल्यूशन चारों तरफ ही है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था मैं आपसे, आपके जो कैमरामैन गए हुए हैं वो जो जब बाइट ले रहे, थोड़ा थोड़ा स्कूल भी दिखा देंगे ना, तो लोगों को थोड़ा पता लग जाएगा कि दिल्ली में स्कूल अच्छे बने हुए हैं। उनको थोड़ा बोलिए कि वो थोड़ा स्कूल की भी पीछे का ये दिखा दे। देखिए, इस चुनाव में अगर हम देखें तो सबसे इस चुनाव में ठीक है सर, माफ करिएगा, लेकिन समय मेरे पास फिलहाल नवीन जी, एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे जी, कि पार्टी के अंदर जैसे कुछ दिक्कतें हुई, जैसे 8 विधायकों ने छोड़ी पार्टी आखिरी दिनों में, और उसके बाद पहले स्वाति मालीवाल वाला मामला, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही संगठन के स्तर पर, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आपको? सर मेरे को 20 सेकंड चाहिए इसका जवाब देने में। मैं कुछ नेताओं के नाम ले रहा हूँ, आप थोड़ा सोच इन पे बताइएगा। अलका लांबा, कपिल मिश्रा, विनोद कुमार बिन्नी, किरण बेदी, हरियाणा में अशोक तंवर, शाजिया इल्मी, योगेंद्र यादव, बिल्कुल, और प्लस ये 7 और प्लस राज्यसभा सांसद। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जितने भी लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, उनका राजनीतिक भविष्य लगभग सर क्या कहेंगे? सर रोड पे होते तो खुले में होता, थोड़ा देर टूट जाएगा भाई। मैं आज अपने परिवार के साथ दिल्ली के लिए वोट डाल कर आया हूँ। माइक नीचे कर दो। दिल्ली वालों की बेहतर जिंदगी के लिए वोट डाल कर आया हूँ। और भाई माइक को नीचे कर दो। हम वोट डालने जा रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करूंगा, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली में बिजली पानी के लिए, इन सब के लिए वोट डालें। भाई माइक नीचे कर दो सारे। और वोट का अधिकार मिला ही इसलिए है कि हम अपने वोट के अधिकार से अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार के लोगों के लिए बिजली पानी, विकास, वेलफेयर, महिलाओं की सुरक्षा, इस सब के लिए काम करने वाली सरकार चुन सकें। इधर उधर की बातें करने वाली, गाली-गलौज वाली, गुंडागिरी वाली सरकार हमारे ऊपर ना बैठे। ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारी से भारी संख्या में बाहर निकलें घरों से। तो जंगपुरा से प्रत्याशी है मनीष सिसोदिया और अपील कर रहे हैं जनता से कि अपने जीवन के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। देखना होगा जनता उनकी इस बात को कितना सुनती है और किस तरह से वोटिंग होती है।